तो वेलकम बैक टू माय क्लासेस। किरण देवी टीचिंग 2.6 में आप सभी का स्वागत है एवं वेलकम है। तो आज हमारा क्लास दूसरी है जो कि पॉलिटिकल साइंस की है और हमारी ज्योग्राफी हो चुकी है, हिस्ट्री हो चुकी है पूरी। हमारी एनसीईआरटी करवाई जा रही है जो बहुत इम्पोर्टेंट है सभी एग्ज़ाम के लिए, जबकि सीटेट पेपर 2 के लिए एक कराई जा रही है और एमपी टेट, टेट, यूपी टेट, कोई भी टेट है जिसका मेन सब्जेक्ट सोशल साइंस है उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तीनों लेवल यानी सोशल साइंस और ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस, ये तीनों सब्जेक्ट पूरे संपूर्ण कराए जा रहे हैं 6 to 8 तक के संपूर्ण थ्योरी सहित और कहानी वाइज पूरे करवाए जा रहे हैं, जो कि 6 में लेवल थोड़ा कम रहता है, उसका फिर हाई हो जाता है। तो इसलिए पहले अभी 6 की एनसीईआरटी यानी पॉलिटी की चल रही है और सभी हो चुकी है। तो सभी जाकर प्ले लिस्ट में जाकर चेक कर लीजिएगा, नाम सहित एवं नंबर वाइज के प्ले लिस्ट में क्लासेस डली हैं, तो जाकर चेक कर लीजिए। चलो आज की क्लासेस स्टार्ट करते हैं यहाँ से, और एक क्लास होगी, ये दूसरी क्लास है, तो आप सभी जरूर विजिट कीजिए क्योंकि पेपर आने वाला नज़दीक है और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं। और जो चैनल को नए आए हुए हैं वो चैनल को पहले लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपके पास से हर एक नोटिफिकेशन मिल सके और आप टाइम बाय टाइम क्लास ज्वाइन कर सको। चलो आज क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज का है क्या, विविधता एवं भेदभाव। विविधता भी है और भेदभाव भी है। हमारे देश में विविधता में एकता भी है और भेदभाव भी है। देखो, एकता से सभी हैं पर इनमें भेदभाव भी है। काले, गोरे, विकलांग के सभी भेदभाव भी हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हम असहाय एवं महसूस तो करते हैं कि ये लोग हैं, इंसान है, पर अंदर ही अंदर लोगों के अंदर ये भी रहता है कि ये विकलांग है। एक अंदर धारणा रहती है ये विकलांग है, ये काला है, ये गोरा है, ये अंदर धारणा बना के रखते हैं। मतलब एक दूसरे असमानताएं बना के रखते हैं। विविधता में एकता भी है पर असमानताएं भी हैं, उनको भी लोग अपने अंदर बना के रखते हैं। तो इसके बारे में आज हम चैप्टर में पढ़ेंगे। यह विविधता खुश होने का कारण नहीं बनती। जैसे विविधता है ना, जो उसमें मतभेद क्यों है, विविधता एवं मतभेद, तो क्योंकि विविध प्रकार की हमारे देश में धर्म, जाति सब कुछ है, पर उसमें विविधता में भी हमेशा खुश होने का कारण नहीं बनती, क्योंकि उसमें भी खुश नहीं है लोग, उसमें भी आपस में एक दूसरे के को लेकर बहुत मतभेद बना के रखते हैं। तो चलो देखते हैं इसमें क्या है। तो इनमें से कुछ कथन ग्रामीण लोगों को अज्ञानी की तरह देखते हैं। जैसे कुछ लोग हैं जैसे सोचने लगते ग्रामीण को कि ये अज्ञानी है, अनपढ़ है, जबकि शहर में रहने वाले लोगों को आलसी और सिर्फ पैसे से सारोकार रखने वाले कहते हैं। मतलब जो गांव में रहते उनको अज्ञानी वो समझते लोग, और जो शहर में रहते उनको समझते कि ये पैसों से आलसी है एवं पैसों से ही केवल सरोकार रखते हैं और कुछ नहीं। जब हम किसी के बारे में पहले से कोई राय बना लेते हैं तो उसे हम अपने दिमाग में बिठा लेते हैं और वह पूर्वाग्रह का रूप ले लेती है। जैसे कि हम कोई भी धारणा अपने मन में पहले से बना के रख ले तो उसे ही पूर्वाग्रह कहा जाता है। क्योंकि ऐसे एग्जाम में स्टेटमेंट के द्वारा पूछा जाता है कि ये स्टेटमेंट दी जाती है और उसमें पूछा जाता कि ये स्टेटमेंट पूर्वाग्रह है या नहीं, तो आप लगाओगे अंदाजा कि जो इंसान पहले से दिमाग में कोई धारणा बना ले तो वही पूर्वाग्रह हो जाती है। तो ज़्यादातर यह राय नकारात्मक ही निकलती है। सभी को पता है कि पहले से बनाई हुई धारणा हमेशा ज़्यादातर नकारात्मक ही निकलती, जैसा कि कथनों में दिया गया है कि लोगों को आलसी या कंजूस मानना भी पूर्वाग्रह है। जैसे लोगों को हम पहले से बोल रहे आलसी है, एक कंजूस है, वो भी एक प्रकार का पूर्वाग्रह है कि पहले से हमने अंदाज़ा लगा लिया ना, आता ना पता। तो ये सभी पूर्वाग्रह होते हैं। जो आपको ग्रामीण एवं शहरी लोगों के बारे में सही लगे, जिन कथनों से आप सहमत हैं, यानी पूर्वाग्रह के बारे में बताया जा रहा है कि क्या है जो अपन को पहले से कुछ लगने लगे वही। फिर जब हम ये सोचने लगते हैं कि किसी काम को करने का कोई एक तरीका ही सबसे अच्छा और सही है, तो हम अक्सर दूसरों की इज्जत नहीं कर पाते। अगर हम पहले से जो ठान लें यही तरीका होगा, यही चीज़ होगी, अगर हम उसको अक्सर एक इज्जत मतलब एक ठान लेते ना, तो इज्जत करना कभी कभी भूल जाते हैं, हम समझ नहीं पाते हैं, तो उसी काम को दूसरी तरह करना पसंद करते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम सोचें कि अंग्रेजी सबसे अच्छी भाषा है और दूसरी भाषा महत्वपूर्ण नहीं है, तो हम अन्य भाषाओं को बहुत नकारात्मक रूप से देखेंगे। जैसे कि हम सोचें ये काम हमारे लिए बेहतर है, कोई भी काम हो,
टीचिंग लेवल या कुछ भी, पर टीचिंग हम अच्छे से सोचने लगे तो हम सोचते हैं दूसरे काम तो बेकार हैं, अच्छे ही नहीं होते हैं। ये कभी कभी धारणाएं बना लेते हैं लोग। परिणाम स्वरूप हमें उन लोगों की शायद इज्जत नहीं कर पाएंगे जो अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषाएं बोलते हैं। जैसे हम अंग्रेजी के लिए एक धारणा बना ली कि अंग्रेजी बहुत अच्छी है, बहुत महत्वपूर्ण है दो और भाषाओं के मुकाबले, तो हम दूसरी भाषाओं का इज्जत करना थोड़ा कम कर देते हैं। इसका मतलब ये है, जैसे कि ग्रामीण लोग आधे से ज़्यादा भारतीय गाँवों में रहते हैं। ग्रामीण लोगों के लिए क्या धारणा बनाते हैं हम कि वो आधे से ज़्यादा गाँव में रहते हैं। गाँव के लोग आधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करना पसंद नहीं करते और फसल की बुवाई और कटाई के समय परिवार के लोग खेतों में 12 से 14 घंटों तक काम करते रहते हैं और ग्रामीण लोग काम की तलाश में शहरों की ओर स्थानांतरण करने को बाध्य होते हैं। और शहरी लोग क्या करते हैं, देखो ऐसे आप ये मत सोचना कि थ्योरी पढ़ाई जा रही है, ये थ्योरी ही स्टेटमेंट के जरिए इतनी स्टेटमेंट दी जाती है, उसके जरिए क्वेश्चन में पूछ ली जाती है। तो आपको थ्योरी ही पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इस पर मत जाइए कि ये क्योंकि ये पूछ लिया जाता है कि ग्रामीण लोगों के लिए पूर्वाग्रह क्या बनता है, यानी किस प्रकार से ग्रामीण लोगों के लिए सोचा जाता है। तो इसी प्रकार से सोचा जाता जो हम बता रहे हैं। शहरी जीवन बड़ा आसान होता है, यहाँ के लोग बड़े बिगड़े हुए और आलसी होते हैं, ऐसा पूर्वाग्रह माना जाता है। और शहरों में लोग अपने परिवार के सदस्यों के साथ बहुत कम समय बिताते हैं और शहरी लोग केवल पैसे की ही चिंता करते हैं, लोगों की नहीं करते हैं। शहरों में रहना बहुत महंगा पड़ता है और लोगों की कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा किराए और खर्चे आने जाने और खर्च में चला जाता है। ये सब पूर्वाग्रह बना ले जाते हैं पहले से ही कि ये शहर के लिए है और ये ग्रामीणों के लिए है, ये पहले से ही धारणा बन जाती है। तो हम कई चीज़ों के बारे में पूर्वाग्रही हो सकते हैं। लोगों के धार्मिक विश्वास, उनकी चमड़ी का रंग, जिस क्षेत्र से वे आते हैं, जिस तरह से वे बोलते हैं, जैसे कपड़े पहनते हैं इत्यादि सभी पर हम एक पूर्वाग्रह माना लेते हैं, हम पहले से ही सोच लेते हैं ये सब, तो इसी को पूर्वाग्रह कहा जाता है। अक्सर दूसरों के बारे में बनाए गए हमारे पूर्वाग्रह इतने पक्के होते हैं कि हम उनसे दोस्ती नहीं करना चाहते, इस वजह से कि कई बार हमारा व्यवहार ऐसा ही ना हो जाए, यानी हम उन्हें दुख पहुंचा देते हैं। जैसे कोई एक व्यक्ति है वो गरीब है और एक व्यक्ति अमीर है, तो अमीर व्यक्ति गरीब के प्रति बनाता है धारणा कि इसको कुछ आता नहीं है, ये अज्ञानी है, ना इसके पास पैसा है, हम इसके साथ रहेंगे तो ऐसे ही हम हो जाएंगे, यानी हम गरीब हो जाएंगे और ना हमारी शिक्षा बढ़ पाई ना कुछ, तो हम उनके प्रति उन्हें दुख भी कभी कभी ऐसे करके पहुँचा देते हैं। तो लड़के और लड़की में भेदभाव, समाज में लड़के और लड़कियों में कई तरह से भेदभाव किया जाता है और हम सभी ये सभी बताने की कोशिश कर रहे हैं। इस चित्र दिया गया है ना जो आपको, इसमें यही दिखाया जा रहा है कि एक दूसरे में भेदभाव इसी प्रकार से होता है लड़का लड़की। हम सभी इस भेदभाव से परिचित हैं। एक लड़का या लड़की होने का अर्थ होता है कि आपसे कई लोग कहेंगे कि हम लड़के या लड़की की तरह जन्म लेते हैं, यह तो ऐसे ही होता है। इसमें सोचने वाली क्या बात है, आइए देखें आगे कि जैसे कि कोई ये सोचता है कि आप लड़की जैसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं, लड़की से बोलता, फिर लड़की से बोलते हैं कि आप लड़की जैसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं। यही भेदभाव, जैसे भेदभाव यहाँ दिया गया है लड़का एवं लड़की, तो जैसे यहाँ बताया गया है कि वे नृत्य करने और चित्रकारी में निपुण हैं, वे नृत्य करने और चित्रकारी में निपुण हैं, तो वे कौन कहलाएंगे, ये आपको आंसर देना है। इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना। वे उद्यमी हैं तो कौन कहलाएंगे, लड़का ही कहलाएंगे। वे रोती नहीं तो क्या लड़का से बोला जा रहा है कि वे रोते नहीं हैं। और वे खेल में निपुण है तो लड़के के ऊपर जा रहा है सीधा संदेह। वे खाना पकाने में निपुण है तो लड़की के ऊपर सीधा संदेह जाएगा। वे भावुक हैं तो ये भी लड़की के ऊपर जाएगा, इस प्रकार से। और वे शारीरिक रूप से बलिष्ठ है तो ये जाएगा लड़का के ऊपर। इस प्रकार से भेदभाव बताया जा रहा है। आपको पेडागोजी के क्वेश्चन कुछ आ जाते हैं, कौन सोशल साइंस में पेडागोजी से रिलेटेड, तो इसी से बन जाएंगे आपके। उसमें एक तो पक्का ही आता भेदभाव से रिलेटेड, रूढ़िवादिता, यानी रूढ़िवादिता में लेके जाते हैं उसको आंसर, रूढ़िवादिता आ जाता, तो उसका मतलब इसमें से एक तो पक्का ही है आपका। जैसे यहाँ पर बताया जा रहा है लोग तरह तरह की बातें करते हैं, लोग दूसरों से कितनी अलग दिखती हो, यानी यहाँ पर ये है तो ये बोला मैं एक इंसान हूँ, मुझे शर्म आती है कि घूरती आंखों से
मैं छिप जाना चाहती हूँ, क्योंकि लोग घूर के देखते हैं कि हमसे अलग दिख रही है तो हम इनसे छिप जाना चाहते हैं, इनका ये मत कहना है। और मैं लड़खड़ाता हूँ, मेरी बोली लड़खड़ाती है। इसके अलावा और भी बहुत कुछ है। कभी मैं उदास हो जाता हूँ तो कभी दुखी। लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं और यह नई बात नहीं, अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या करते, इसे भी वही लग रहा। तो सभी को ये अलग अलग धारणा बना के रखते। क्या उसका दिमाग सही है? सिर्फ इसलिए कि मेरी टांगें डगमगाती हैं, लोग सोचते हैं कि मेरा दिमाग भी डगमगाता है, क्योंकि इस कार्ड ये विकलांगता है इसमें। लेकिन विकलांगता बोलना नहीं है। आप किसी भी विकलांग को विकलांग नहीं आप बोल सकते हो, एक खास व्यक्ति है वो, ये बोल सकते हो। क्योंकि ये हटा दिया गया है, ये नाम ही हटा दिया गया है कि विकलांग नहीं बोलोगे। आप क्या बोलोगे? खास ज़रूरतों वाले बच्चे। इनको विकलांग शब्द हटा करके खास ज़रूरतों वाले बच्चे बोला जाने लगा है हिंदी में। तो जैसे ऊपर जैसे इस शब्द को बदलकर आज के लिए शब्द है मैंने बता ही दिया, जैसा कि खास ज़रूरत वाले बच्चे बोला जाता है इन्हें। और इनके बारे में लोगों के पूर्वाग्रहों को यहाँ बड़े अक्षरों में दिया गया है कि साथ में अपनी भावनाएं और विचार भी उन्होंने बताए हुए हैं। क्या हमें ऐसा लगता है ये लोग ऐसे बोलते हैं, उन्होंने सब अपनी धारणा और जुड़े हुए शब्द बताए हुए हैं। वे रोते नहीं हैं, वे रोते नहीं। तो आप देखेंगे कि यह गुण आमतौर पर लड़कों या पुरुषों के साथ जोड़ा जाता है। बचपन में जब लड़कों को गिर जाने पर चोट लग जाती है तो माता पिता एवं परिवार के अन्य सदस्य अक्सर यह कहकर चुप कराते हैं, रो मत, तुम तो लड़के हो, लड़के बहादुर होते हैं और रोते नहीं हैं। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं और ये विश्वास करने लगते हैं कि लड़के रोते नहीं हैं, उन्हें धीरे धीरे एक लड़कों में भी भावना होती है लेकिन उन्हें ये सिखाया जाता है, इसलिए वह दूसरों के सामने रोने से अपने आप को रोक लेता है। और हम लगातार यह सुनते रहते हैं कि लड़के ऐसे होते हैं और लड़कियां ऐसी होती हैं। समाज की इन मान्यताओं को हम बिना सोचे समझे मान लेते हैं और हम विश्वास कर लेते हैं कि हमारा व्यवहार इनके अनुसार ही होना चाहिए। हम सभी लड़कों और लड़कियों को उसी छवि से देखना अनुरूप समझते हैं, क्योंकि हम लोगों जैसे बच्चे को बच्ची को, तो लड़के को लड़की को, लड़के को हम बोलते हैं रोते नहीं तो उन्हें उसी धारणा में बहा ले जाते हैं, हमेशा वो पक्के और कठोर हो जाते हैं। और लड़की को बोलते हैं कि ये रो सकती तो वो रोती है, इसलिए वो जो धारणा हम पहले से बनाते वही आगे आती है। यहाँ तक कि अगर किसी लड़के को रोना आए भी तो वह अपने आप को रोक लेता है। लड़का यह मानता है कि रोना कमजोरी की निशानी है, और हालांकि लड़कों और लड़कियों दोनों का कभी कभी रोने का मन भी करता है, खासकर जब उन्हें गुस्सा आए या दर्द हो। लेकिन बड़े होने तक लड़के सीख जाते हैं या अपने को सिखा लेते हैं कि रोना नहीं है। अगर एक बड़ा लड़का रोए तो उसे लगता है कि दूसरे उसे चिढ़ाएंगे या उसका मजाक उड़ाएंगे, इस प्रकार से कठोर बन जाते हैं। और रूढ़िबद्ध धारणाएं, जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं या उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं तो उसे रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। कई बार हम किसी खास देश, धर्म या लिंग के होने के कारण किसी को कंजूस, अपराधी या बेवकूफ़ ठहराते हैं। यह सब दरअसल उनके बारे में मन में एक पक्की धारणा बना लेने के कारण ही होता है ना। हर देश, धर्म आदि में हमें कंजूस, अपराधी, बेवकूफ़ लोग मिल ही जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि कुछ लोग उस समूह में बैसे हैं और पूरे समूह के बारे में ऐसी राय बनाना वाजिब नहीं है। इस प्रकार की धारणाएं हमें प्रत्येक इंसान को अनोखे और अलग व्यक्ति की तरह देखने से रोक देती हैं। हम नहीं देख पाते कि उस व्यक्ति के अपने कुछ खास गुण और क्षमताएं हैं जो दूसरों से अलग हैं। रूढ़िबद्ध धारणा बड़ी संख्या में लोगों को एक ही प्रकार के खांचे में जड़ देती हैं। जैसे माना जाता है कि हवाई जहाज उड़ाने का काम लड़कियां नहीं कर सकती हैं। इस प्रकार से एक ही ढांचे में डाल दिया जाता है सभी को कि जैसे यहाँ पर दिया गया वो कोमल है, मृदु स्वभाव की है, ये सभी जान जाएंगे कि कोई लड़का है, वे बहुत ही सुशील हैं। यानी मतलब एक प्रकार की धारणा ही बना चुकी हैं कि इस प्रकार से लड़कियां ढल सकती हैं और इस प्रकार से लड़का। तो इन धारणाओं का असर हम सब पर पड़ता है। कई बार ये धारणा हमें ऐसे काम करने से रोकती हैं जिनको करने की काबिलियत शायद हम में हो, मतलब हम कर भी सकते हैं वो काम लेकिन हम नहीं करते क्योंकि वो काबिलियत है, पर हमें उस धारणा में डाल दिया गया है, भेदभाव वाली, मतलब रूढ़िबद्ध धारणा में, है ना। असमानता एवं भेदभाव तब होता है, देखो को दोस्तों ये क्वेश्चन इसमें से एक आता ही है हर चैप्टर में, समझो एक क्वेश्चन हमारा बना हुआ है। ओनली बस ये है कि छांटते
किस मतलब रूढ़िबद्धता में से तो एक क्वेश्चन पक्का आएगा, पक्का कहीं ना कहीं से बना के ही देंगे। पर आप एक स्टोरी पढ़ोगे तो आपको वहाँ समझ के क्वेश्चन आंसर लगाने में आसानी हो जाएगी कि किस प्रकार से इसमें रूढ़िबद्ध आ रहा हो, किस प्रकार से क्या धारणाएं उपलब्ध हो रही हैं, तो आप उसका आंसर जरूर लगा पाओगे आसानी से। तो भेदभाव तब होता है जब लोग पूर्वाग्रहों या रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर व्यवहार करते हैं। अगर आप लोगों को नीचा दिखाने के लिए कुछ करते हैं, अगर आप उन्हें कुछ गतिविधियों में भाग लेने से रोकते हैं, किसी खास नौकरी को करने से रोकते हैं, या किसी मोहल्ले में रहने नहीं देते, एक ही कुएं या हैंडपंप से पानी नहीं लेने देते, या दूसरों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे कप या गिलास में चाय नहीं पीने देते, तो इसका मतलब है कि आप उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं। राइट, सब समझ जाएंगे कि ये तो भेदभाव ही है अगर आप उसको हर चीज़ में अलग करना चाह रहे हैं। भेदभाव कई कारणों से हो सकता है। आप याद करें कि पिछले पार्ट में समीर एक दो दूसरे से भिन्न थे, पहले बताया ना जो कि ये भिन्न है, ये भिन्न। उदाहरण के लिए उनका धर्म अलग था, तो यह विविधता का एक पहलू है और यह भेदभाव का कारण भी बन सकता है। ऐसा तब होता है जब लोग अपने से भिन्न प्रथाओं और रिवाजों को निम्न कोटि का मानने लगते हैं। देखो कब होता है विविधता में भिन्नता यानी भेदभाव, तो ये तब होने लगता है जब उच्च कोटि के लोग होते हैं वो निम्न कोटि को नीचा समझने लगते हैं। तो बस भेदभाव चालू है कि आप छोटे हम बड़े, तो हर चीज़ में फिर तो भेदभाव होना चालू हो जाता है। तो जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, दलित वह शब्द है, दलित बोला जाता है निम्न जाति को। पहले बोला जाता था, पर जब दलित के पक्ष में कौन खड़े थे हमारे, आप सभी को पता है। अगर आप सभी को पता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, दलितों के पक्ष में कौन खड़े हुए थे, जिन्होंने हमारा संविधान भी बनाया, जिन्होंने संविधान में दलित के प्रति खड़े हुए थे और संविधान भी बनाया, तो उनका नाम आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब आप समझेंगे कि हाँ आपको कुछ तो आता ही है। तो आप तो वैसे भी इतना छोटी छोटी बात आना चाहिए वैसे भी, और आगे हम पढ़ेंगे उनके बारे में। दलित वह शब्द है जो नीची कही जाने वाली जाति के लोग अपनी पहचान के रूप में इस्तेमाल करते हैं, और वे इस शब्द को अछूत से ज़्यादा पसंद करते हैं। अछूत यानी अछूत मानते हैं वो दलित शब्द को। दलित का मतलब जिन्हें दबाया गया या कुचला गया। दलितों के अनुसार यह शब्द दर्शाता है कि कैसे सामाजिक पूर्वाग्रहों और भेदभावों ने दलित लोगों को दबा कर रखा है, और सरकार ऐसे लोगों को अनुसूचित जाति के वर्ग में रखती है। राइट, ऐसे लोगों को अनुसूचित की जाति में रखती है, और इनके बारे में बहुत आगे बढ़ते हैं। तो इस कारण दफ्तरों, अस्पतालों, स्कूलों आदि में उनके साथ भेदभाव किया जाता है। कुछ लोगों को विविधता और असमानता पर आधारित दोनों की एक तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ता है, और एक तो इस कारण कि वे समुदाय के सदस्य हैं जिनकी संस्कृति को मूल्यवान नहीं माना जाता है, ऊपर से यदि वे गरीब हैं और उनके पास अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के साधन नहीं, तो इस आधार पर भी भेदभाव किया जाता है। ऐसे दोहरे भेदभाव का सामना कई जनजातीय लोगों, धार्मिक समूह और खास क्षेत्र के लोगों को करना पड़ता है। जैसे कि जिसमें एक जाति या दूसरी जाति के ऊपर या नीची, जिन्होंने अपने आप को इस सीढ़ी में सबसे ऊपर रखा हो, उन्होंने अपने को ऊंची जाति का और उत्कृष्ट कहा। जिन समूहों को, जैसे कि जिन्होंने अपने आप को ऊंचा रखा तो उन्हें उत्कृष्ट यानी ऊंची जाति का माना जाता था। भेदभाव का सामना करने पर, जैसे कि यहाँ पर है जाति के आधार पर कक्षा में किसी बच्चे को दूसरे बच्चों से अलग बिठाना और भेदभाव एक रूप हो। जैसे इधर देख सकते हो आप, इधर चप्पल रखी हुई है, देख रहे हैं, टीचर पढ़ा रहे हैं, यहाँ पर चप्पलें रखी, यहाँ पर दो बच्चे बैठे हैं और सभी अंदर बैठे हैं, तो इन्हें चप्पलों में बाहर बैठा के शिक्षा दी जा रही हो, इनको अंदर बैठा के। ये भेदभाव पहले किया जाता था। जैसे कि कुछ कामों में जैसे दूसरों के मुकाबले अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। सफाई करना, कपड़े धोना, बाल काटना, कचरा उठाना जैसे कामों में को समाज में कम महत्व माना जाता है। जैसे इसलिए जो लोग इन कामों को करते हैं उनको गंदा अपवित्र माना जाता था। यह जाति व्यवस्था का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण पहलू है। जाति व्यवस्था में लोगों को समूह, जैसे कि यहाँ पर ये बताने की कोशिश हो रही है कि जैसे पढ़ाना, बर्तन बनाना, मछली पकड़ना, बाड़ीगिरी, खेती, बुनियादी इत्यादि, लेकिन इन कामों को दूसरों के मुकाबले महत्वपूर्ण माना जाता था। और जो किसी के बाल काट रहे, कचरा उठा रहे, सफाई कर रहे, कपड़े धो रहे, तो उन सभी को नीचा माना जाता था। इस प्रकार से मतलब जो काम जो
जिस जहाँ से जो काम में लगा हुआ है उसको नीचा, और जो काम करवा रहा है उसको ऊंचा। इस प्रकार से समझ सकते हो आप, है ना। फिर सीढ़ी के तले में रखा गया उनको, और अछूत और यानी चप्पल है सीढ़ी यानी दरवाजे के बाहर बैठाया गया, और अछूत और आरोग्य कहा गया। जाति प्रथा के नियम एकदम निश्चित थे। इन अछूतों को दिए गए काम के अलावा कोई काम करने की इजाज़त नहीं थी। उदाहरण के लिए कुछ समूहों को सिर्फ कचरा उठाने और मरे हुए जानवरों को गांव से हटाने को इजाज़त थी, और उन्हें जाति के लोगों के घर में घुसने, गांव के कुओं से पानी लेने और यहाँ तक कि मंदिर में घुसने की इजाज़त नहीं थी। इनके बच्चे दूसरी जाति के बच्चों के साथ स्कूल में बैठ नहीं सकते थे। इस तरह ऊंची जाति के लोगों को जो अधिकार हासिल था उससे उन्होंने तथाकथित अछूतों को वंचित रखा। जैसे कि यहाँ पर डॉक्टर भाभा सिंह बताएंगे, यानी डॉक्टर अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर 1891 में से 1956 को भारतीय संविधान के पिता एवं दलितों के सबसे बड़े नेता के रूप में माना जाता है। यहाँ पर मैंने बताया था ना कि दलितों के सबसे बड़े नेता, दलितों के पक्ष में खड़े हुए थे, वो अम्बेडकर जी थे। डॉक्टर अम्बेडकर ने दलितों एवं समुदाय के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी, और उनका महाजाति में जन्म हुआ था। जो अछूत मानी जाती थी, महान लोग गरीब होते थे, उनके पास ज़मीन नहीं थी, और उनके बच्चों को वही काम करना पड़ता था जो वे खुद करते थे, और उन्हें गांव के बाहर रहना पड़ता था, और गांव के अंदर आने की इजाज़त नहीं थी उन्हें। अम्बेडकर अपनी जाति के पहले व्यक्ति थे जिसने अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी की और वकील बनने के लिए इंग्लैंड गए। उन्होंने दलितों को अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज भेजने के लिए प्रोत्साहन किया, और दलितों से अलग अलग तरह की सरकारी नौकरी करने को कहा। वे जाति व्यवस्था से बाहर निकल पाए, और दलितों के मंदिर में प्रवेश करने के लिए जो कई प्रयास किए जा रहे थे उनका अम्बेडकर ने नेतृत्व किया, और उन्हें ऐसे धर्म की तलाश थी जो सबको समान निगाह से देखा जाए। उनको अम्बेडकर को ऐसे एक धर्म की तलाश थी। तो आगे चलकर उन्होंने क्या, ये पूछा जाता है एग्जामों में कि आगे चलकर उन्होंने यानी अम्बेडकर जी ने कौन सा धर्म परिवर्तन किया था। उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। किसने? अम्बेडकर जी ने अच्छे धर्म की एक तलाश में उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था, और उनका मानना था कि दलितों को जाति प्रथा के खिलाफ अवसर लड़ना चाहिए और ऐसा समाज बनाने की तरफ काम करना चाहिए जिससे सबकी इज्जत हो, ना कि कुछ लोगों की। तो भारत के एक महान नेता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जाति व्यवस्था पर आधारित भेदभाव के अपने अनुभवों के बारे में लिखा, और यह अनुभव उनको 1901 में हुआ था जब वे केवल 9 साल के थे। वे महाराष्ट्र में यानी महाराष्ट्र के कोरेगांव में अपने भाइयों के साथ पिता से मिलने गए थे। ये किनकी? भीमराव अम्बेडकर की कहानी है, और 1901 में उनने अनुभव किया था, बताया था। तो चलो आगे पढ़ते हैं। तो वो जा रहे थे किससे? पिता से मिलने, भाइयों के साथ कोरेगांव। तो बड़ी देर हमने इंतज़ार किया पर कोई नहीं आया। 1 घंटा बीत गया तो स्टेशन मास्टर पूछने आ गए कि उन्होंने हमसे हमारे टिकट मांगे, तो हमने दिखा दिए, और उन्होंने पूछा कि हम वहाँ क्यों रुके हुए थे। तो हमने बताया कि हमें कोरेगांव जाना था और हम पिताजी या उनके नौकर के आने का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन दोनों में से कोई भी नहीं पहुँच पाया था, और हमें पता नहीं था कि कोरेगांव कैसे पहुँचते हैं, और हमने बहुत अच्छे कपड़े पहन रखे थे। तो हमारे कपड़ों और बोली से कोई भी यह अंदाज नहीं लगा सकता था कि हम अछूतों के बच्चे थे, और निश्चय ही स्टेशन मास्टर को यह लगा कि हम ब्राह्मण के बच्चे हैं, और वे हमारी मुश्किल को देखकर बड़े परेशान हुए। और जैसा कि हिंदुओं में होता है कि स्टेशन मास्टर ने हमसे पूछा कि हम कौन हैं, तो बिना एक पल भी सोचे मेरे मुंह से निकल गया कि हम महार हैं। बम्बई प्रांत में महार समुदाय को अछूत माना जाता था। उनको एकदम से धक्का लगा और वे भौचक्के रह गए। उनके चेहरे पर अचानक परिवर्तन हुआ, और हमने देख लिया कि एक अजीब सी घृणा की भावना उन पर हावी हो गई। और उन्होंने जैसे ही मेरा जवाब सुना तो वे अपने कमरे में वापस चले गए, और हम वहीं के वहीं खड़े रह गए। और 15-20 मिनट बीत गए और सूरज बिल्कुल छिप गया, और पिताजी आए नहीं थे, और ना ही उनका नौकर। अब स्टेशन मास्टर भी हमें छोड़कर चले गए थे, और हम काफ़ी घबराए हुए थे। यात्रा के शुरू में जो खुशी उत्साह की भावना थी उसकी जगह अब अत्यधिक उदासी ने ले ली थी। आधे घंटे के बाद स्टेशन मास्टर लौटकर आए और पूछा कि हम
क्या करने की सोच रहे हैं। तो हमने कहा कि अगर हमें किराए पर एक बैलगाड़ी मिल जाए तो हम कोरेगांव जा सकते हैं। अगर कोरेगांव ज़्यादा दूर नहीं है तो हम फ़ौरन निकलना चाहते थे। वहाँ किराए पर कई बैलगाड़ियाँ चल रही थी, लेकिन मैंने स्टेशन मास्टर को जवाब दिया था कि हम महार हैं। उसका पता सबको चल गया था। कोई भी गाड़ीवान अछूत वर्ग की जाति को सवारी को ले जाकर अपने आप को गंदा या नीचा नहीं बनाना चाहता था। हम दुगना किराया देने को तैयार थे, लेकिन हमें एहसास हुआ कि ये बात पैसे से नहीं बन सकती। तो स्टेशन मास्टर जो हमारे लिए गाड़ी वालों से मोल तोल कर रहे थे, चुपचाप खड़े हो गए और समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। तो आप सभी कल्पना कर सकते हो, सोच सकते हो, इस प्रकार से अपमानित किया जाता था और महाजाति को सबसे नीचा समझा जाता था, जबकि महाजाति से ही रिलेटेड थे कौन, भीमराव अंबेडकर। तो उन्होंने तभी दलितों के लिए आंदोलन लड़ा था और उन्होंने क्या किया था कि अपने आप को बौद्ध धर्म में फिर कन्वर्ट किया था कि एक जाति, अच्छी जाति की तलाश करना चाहते थे। वो समानता के लिए संघर्ष लड़े। फिर ब्रिटिश शासन से आज़ादी पाने के लिए जो संघर्ष किया गया था उसमें समानता के व्यवहार के लिए किया गया संघर्ष भी शामिल था। दलितों और औरतों, जनजातीय लोगों और किसानों ने अपने जीवन में जिस गैर परंपरा का अनुभव किया उसके खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी। जैसा कि पहले भी बात हुई थी कि बहुत सारे दलितों ने संगठित होकर मंदिर में प्रवेश पाने के लिए संघर्ष किया और महिलाओं ने मांग की कि जैसे पुरुषों के पास शिक्षा का अधिकार वैसे उन्हें भी अधिकार मिले। ये महिलाओं ने संघर्ष किया था। जैसे कि हमने ऊपर देखा है यहाँ पर चित्र में कि ये है स्टेशन मास्टर और ये है भीमराव अम्बेडकर और उनके भाई। तो ये दोनों जाना चाह रहे थे, तो उनके लिए ऐसा भेदभाव किया गया था। वो समझ गए थे कि ये अछूत है, तो इनको नहीं कोई मिला। फिर इधर दिख रहा है कि महिलाएं हैं जो अपने अधिकारों की मांग करती हुई औरतें, इन्हें भी शिक्षा का अधिकार चाहिए था, तो ये अपनी मांग के लिए लड़ रही थी। फिर क्या हुआ, तो किसानों और दलितों ने अपने आप को जमींदारों और उनकी ऊंची ब्याज की दर से छुटकारा दिलाने के लिए संघर्ष किया। और क्या हुआ कि किसान और जो दलित थे उन्होंने अपनी जमींदारों और उनकी ब्याज की दर से छुटकारा पाने के लिए भी संघर्ष किया। और महिलाओं ने अपनी मांग के लिए, देखो डिटेल्स में नहीं पढ़ेंगे, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है उसी को पढ़ते जाएंगे। तो ये महिलाओं ने फिर अपने अधिकार के लिए लड़ना चालू किया। यहाँ पर आप देख सकते हो महिलाओं को। फिर आगे बढ़ते हैं। हालांकि हमारे संविधान में इन विचारों पर जोर दिया गया कि वह पाठ इसी बात को उठाता है कि असमानता आज भी मौजूद है। समानता वह मूल्य है जिसके लिए हमें निरंतर संघर्ष करते रहना होगा। भारतीयों के लिए समानता का मूल्य वास्तविक जीवन का हिस्सा बने, सच्चाई बने, इसके लिए लोगों के संघर्ष, उनके लिए आंदोलन और सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदम बहुत ज़रूरी है। ये भारत का संविधान लिखने वाली समिति के कुछ सदस्यों ने लिखा था। फिर संविधान के लेखकों ने यह भी कहा कि विविधता की इज्जत करना, उसे मूल्यवान मानना, समानता सुनिश्चित करने का बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। उन्होंने ये महसूस किया कि लोगों को अपने धर्म का पालन करने और अपनी भाषा बोलने, अपने त्यौहार मनाने और अपने आप को खुले रूप से अभिव्यक्त करने की आज़ादी होनी चाहिए। और उन्होंने कहा कि कोई एक भाषा या धर्म, त्यौहार या सबके लिए अनिवार्य बनना चाहिए, अनिवार्य नहीं है, मतलब अनिवार्य नहीं है, बनाना चाहिए, यानी सबके लिए सब होना चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि सरकार सभी धर्मों के बराबर मानेगी, सभी धर्मों को, इसलिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। उन्होंने ये गुजारिश की कि जो सभी के धर्म है सभी को मनाने दिए जाएं, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, यानी सभी अपने अपने धर्म मना सकते, जहाँ लोग बिना भेदभाव के अपने धर्म का पालन करते हैं। इसे हमारी एकता के महत्वपूर्ण कारक के रूप में देखा जाता है कि हम इकट्ठे रहते हैं और एक दूसरे की इज्जत करते हैं। इस प्रकार से उन्होंने कहा संविधान का पहला पृष्ठ स्पष्ट रूप से दिखाया गया है कि भारतीय को समान प्रतिष्ठा और समान अवसर प्राप्त हो। तो यहाँ पर यही दिया गया है इसमें उद्देशिका में कि भारत संविधान की इस उद्देशिका पुस्तक में यही दिया गया है कि सभी को समान अवसर मिले, सभी अपने अपने धर्म के लिए जिए और सभी अपने अपने लिए जिए, मतलब कोई किसी को दबाया ना जाए, ना कुचला ना जाए, दलित हो चाहे कोई भी हो, सभी के लिए एक
कानून होना चाहिए और सभी को सम्मान मिलना चाहिए, ये दिया गया उस उद्देश्य पुस्तिका में जो हमारे संविधान के लिए लिखी गई। तो हमारे आपको समझ गए कि भीमराव अंबेडकर जी ने क्या क्या कदम उठाए। 1901 में उन्होंने अपनी कहानी भी बताई कि मेरे साथ कैसा कैसा व्यवहार किया गया था। तो फिर उससे नाराज होकर उन्होंने एक सही धर्म खोजने की भी तलाश की थी, तो उन्हें मिला। फिर बौद्ध धर्म उन्होंने अनुसरण कर लिया, बौद्ध धर्म अपना लिया और अब आगे चलकर उन्होंने दलितों के पक्ष में खड़े हुए और उन्होंने संविधान का ऐसा निर्माण भी किया जिसमें सभी को अधिकार मिलेंगे, उसमें सभी को अधिकार मिल रहे हैं तब की। तो इस प्रकार से हमारी आज की क्लासेस है जो कि सारी बहुत इम्पोर्टेंट है, कई भी टॉपिक उठा लिए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि यही टॉपिक उठाया जाए, वो कहीं से भी उठा सकते हैं। अब एनसीईआरटी में से कोई भी टॉपिक उठा के डाल देते हैं पेपर में, तो आपको बस थ्योरी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिसने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है कर दीजिए, एटलीस्ट 1 लाइक तो करते ही जाइए, कुछ नहीं चला जाएगा। चलो ठीक है, आज क्लास यही समाप्त करते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।